डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल समझने से पहले आपको, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और याद हुआ कि मैं एक प्रॉब्लम करवाया था इलेक्ट्रोस्टेट में, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? और क्या बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है बट नेट टॉर्क जीरो, और उसमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम था, एक अनस्टेबल था। जब डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पैरेलल होता है, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, मीन्स एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं बोथ आर पैरेलल, तो वो है उस टाइम पे नेट फोर्स भी जीरो होता है, नेट टॉर्क भी जीरो होता है। टॉर्क का क्या फार्मूला था, याद है आप लोग को? डाइपोल पे टॉर्क का क्या फार्मूला था? P क्रॉस ए। तो क्या लिखिएगा? P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप। अब यहाँ पे दो बात ना, अगर थीटा जीरो तभी तो टॉर्क जीरो। 2 मिनट वेट कीजिए, फोकस हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो रहेगा, इस तरफ आने से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है 2 सेकंड के लिए, तो थीटा इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा एवरीवन? जीरो। और थीटा इक्वल टू, अगर कोई भी थ्योरी अगर एक बार पढ़ा दिया गया है और उस थ्योरी का अगर बात टीचर करना स्टार्ट किए, कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए फार्मूला के साथ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या बात बोला है। तो थीटा अगर 180 है देन टॉर्क अभी भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये जीरो के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है या इसके वजह से जीरो हो गया? साइन थीटा की वजह से। अब यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी रहेगा या यूनिफॉर्म भी रहेगा? अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है थीटा वाला कंडीशन को, तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट था कि फिजिक्स में डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ तक मुझे याद है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई, एग्री ना? और इस पे फोर्स क्या लगेगा? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कॉमन ले सकते हैं, तो Q माइनस क्यू जीरो। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को प्लेस कर दिया जाए, खुद से ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। एक मिनट, लेकिन अगर ट्रांसलेट करके छोड़ दिया जाए तो सर स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी भी डाइपोल को, ध्यान सुनिए ऑब्जेक्टिव मेरा, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रांसलेट करके छोड़ दिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाते रहेगा। वजह ट्रांसलेशनल एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो क्या वहाँ पे ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का केस होगा? नहीं होगा। एग्री ना? एनीवे, खैर उतना डेप्थ में अभी जाना नहीं है, वो काम वहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। तो इसी सिचुएशन के लिए मान लेते हैं कि ये सिचुएशन है, तो P क्रॉस E, तो P का डायरेक्शन तो ये है, तो P क्रॉस E में कहाँ से कहाँ तक की तरफ जाएंगे? ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो P क्रॉस E मतलब मेरा, और अगर ये मेरा व्हाइट बोर्ड का प्लेन XY प्लेन है, तो मेरा जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस पर आउट ऑफ द प्लेन, अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरा क्या रहेगा? क्या माइनस के बोल दें? PE साइन थीटा माइनस के बोल सकते हैं। तो इसका टॉर्क का जेड कंपोनेंट थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाह रहे थे, ठीक है? टॉर्क का जेड कंपोनेंट के को छोड़कर, नॉट माइनस के को छोड़कर, के को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा? पी ई माइनस पी साइन थीटा, राइट? और बाद में रोटेशन
देखिए अभी मैं चाहता तो रोटेशन स्टार्ट करता, बट मुझे लग रहा है कि अभी टर्म 1 का टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए। और टर्म 1 भी तो आएगा ना जेईई मेन में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। तो पहले इधर वाला पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड बैच को वीक में अब 2 दिन फिजिकल केमिस्ट्री करके सबसे पहले कोलिगेटिव को, सॉलिड स्टेट एंड कोलिगेटिव ख़त्म कर दूंगा, टेंशन फ्री हो गए। अब मेरी मर्जी है, 11th का वॉल्यूमेट्रिक बचा हुआ, जो छोटा छोटा चीज़ बचा हुआ है मैं कवर करते रहूँगा और न्यू बैच के बच्चों को बोलते रहूँगा अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ऐसे उनको बोलेंगे आ जाइए तो सर यहाँ पर ट्यूशन है। 11th वाला टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका ऑर्गेनिक में कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर जैसे टाइट्रेशन पढ़ाते रहेंगे, प्रैक्टिकल में भी काम आ जाएगा, मोस्ट वेलकम है। अब उसके लिए टाइम निकालिए, मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। आई अल्फा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई साइन थीटा। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, करेक्ट। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। वैसे ही सर्कुलर मोशन में पढ़ाया होगा। अल्फा इक्वल टू, तो इसको माइनस पी साइन थीटा, एंड वी नो दैट इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इफ थीटा यहाँ पे अगर आपको 8th पढ़ा चुके हैं, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तब क्या लिखिएगा, माइनस पी थीटा, देन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वाट, माइनस पी बाई आई थीटा। और आपको एक बहुत ही जनरलाइज इक्वेशन बताए थे कि स्टूडेंट अगर इस टाइप का सिचुएशन को कोई भी फॉलो करता है, और ए यहाँ पे मुझे नहीं पता है क्या है, एक्स भी हो सकता था, यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, इवन यहाँ पे भी, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि यहाँ पे एक्स तो यहाँ भी एक्स, मतलब एक्स क्या कर रहा है, एक्स का पोजीशन एसएचएम के इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वैसे यहाँ पे कब समटाइम्स स्पीड भी, जैसे हम बोलते हैं ना, स्पीड भी सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये जनरलाइज एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी ऑलवेज कि यहाँ पे सिर्फ एक्स ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है। जो भी इस कंडीशन को सर, ये एक्चुअल में दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस क्लास 12th में एक चैप्टर है, कैलकुलस में सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा सेकंड टर्म में, और जेईई में मुझसे एक क्वेश्चन पक्का आता है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई हम लोग कभी कभी होता क्या है ना कि हम लोग बातों को बोलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में आपने कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या, जिसमें डिफरेंशिएशन के टर्म में इक्वेशन डेवलप किया। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में नहीं लगता है कि आप डिफरेंशिएशन, देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है, कोई बात कोई बात। तो आपको जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे इस टाइप का, डी क्यू बाई डी टी माइनस समथिंग जो भी था इस तरीके से, तो कौन सा इक्वेशन है, दिस द काइंड ऑफ व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ही ये कौन सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें बोलेंगे कौन सा, तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो आपका बहुत ही डेप्थ में लास्ट चैप्टर रहेगा कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ नहीं है, इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल सोल्यूशन पे आते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका सॉल्यूशन मिलता है साइनसोइडल फंक्शन, साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में। ये मुझे पता है, आप लोग को भी पता हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, इसका मतलब है कि एक कैसा इक्वेशन है, एसएचएम का हो गया। इसका मतलब है कि अगर थीटा वेरी स्मॉल रहेगा तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। समझ में आ गया आप लोग को। लेकिन थीटा अगर बड़ा रहेगा तो क्या एसएचएम करेगा, तब क्या करेगा, बोले ऑसिलेशन, कुछ नहीं कैसे करेगा, ऑसिलेशन करेगा, बट उसको हम लोग एसएचएम नहीं बोलेंगे। बट इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल लाइक 3 डिग्री 4 डिग्री, इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेक्ट। अब इसमें यही, अब यहाँ पे एक इसका काम करेगा, तो भाई अब इसको कंपेयर कर दीजिएगा इसके साथ, इसको कंपेयर करना है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। ओके एवरीवन, इसको किससे कंपेयर करना है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये थीटा क्या है, ये थीटा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कैसे होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर का काम कौन करेगा? पी बाई आई, जहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल रहेगा विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या? विदाउट चार्ज मास हो सकता है न्यूट्रल बॉडी, बट विदाउट मास चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मास रहेगा, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, उसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, करेक्ट। तो अब यानी कि हाँ आई हम लोग निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर पी बाई आई। तो क्या यहाँ से टाइम पीरियड नहीं निकल जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, हाउ मच? 2 पाई रूट ओवर आई बाई पी। ये बहुत बार देखिए, ये बहुत टाइप प्रॉब्लम है, एचसी वर्मा में भी है, आईआईटी में बहुत पहले पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव भी 1-2 बार रिपीट हो गया है, और अब चांस है कि मेडिकल में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और बोर्ड में भी आ सकता है डायरेक्ट टाइम पीरियड निकालने के लिए। अब उसमें आई के टर्म में ना आकर, यहाँ देखिए आई के टर्म में ना आकर यहाँ पे एम और आर के टर्म में आएगा, मोमेंट ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पी क्या रहेगा? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल का हो सकता है मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट किया हुआ रहे, बट मेन थीम इज दिस वन, करेक्ट ना? मेन थीम क्या है? ये है। इसको हटाएं एवरीवन, ओके। लेकिन ये जो आपने डाइपोल का जो सिचुएशन सोचे हैं वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। यहाँ देखिएगा सब लोग, थोड़ा बहुत हम लोग को लैब में सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन घर पे इस तरीके का काम करके देखिएगा तो ऑसिलेशन का ही, तो घर पे अगर कीजिएगा तो देखिएगा कि कुछ देर के बाद इसका ये एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड कम होते होते फिर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों रुक गया? होते रहना चाहिए था, आपने तो कुछ किया नहीं। सर वो डैम्पिंग ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन का मतलब वहाँ पे एयर का रेसिस्टेंस है। अगर वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके छोड़ दीजिएगा, वैक्यूम अगर आपने इस रूम में क्रिएट कर दिया और अगर यहाँ पे 30 डिग्री लेकर यहाँ छोड़ते हैं तो ऑलवेज 30 इधर जाते रहेगा, 30 इधर आते रहेगा, 30 इधर जाते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या है? एयर है। तो ये करेंगे तो क्या होगा? ऑसिलेशन तो करेगा बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होते जाएगा, कम होते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ तो आपके पास जो पहुँच रहा है, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। कभी ध्यान से सोचिएगा तो सच में लगता है कि कोई तीसरा शक्ति है, महाशक्ति है जो हम लोग बनाए हैं, कि यहाँ का मेरा वेव, मैं यहाँ के अपने सामने का एयर के लेयर को प्रेस कर रहा हूँ, राइट? तो क्या हो रहा है? कंप्रेशन एंड रेफेक्शन, मतलब एक्सपैंड हो रहा है और कंप्रेस हो रहा है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, कभी मन होता है जोर से बोल देते हैं आप लोग को, कभी आराम से बोलते हैं, तो उसमें जिस तरीके से मेरा बोलने का तरीका, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और जाके यहाँ पे ड्रम लगा हुआ है अंदर में, नहीं जैसे ढोलक कैसे होता है, तबला होता है, वैसे ही ड्रम है ना, वो जाकर उसके साथ मैच करता है और उसको हम लोग रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, राइट? तो सोचे कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना हुआ है और उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कितना फास्टली होता है। लेकिन ये भी एसएचएम है, ऑसिलेशन एसएचएम नहीं है तो अगर ऑसिलेशन तो पक्का है, लेकिन जो हम लोग का बोल रहे हैं, तो अगर मेरा आवाज़ एक्चुअल में यहाँ से शुभांकर के पास पहुँचते रहता तो ये नहीं लगाते। इसका मतलब है कि यस, ये भी क्या हो रहा है? डैम्पिंग ऑसिलेशन। मतलब एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है? ये बहुत अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग पागल हो जाते। इतना कोलाहल सुनते रहते, इतना पॉपुलेशन है, समझते हैं अबाउट 700 करोड़ हो गया है और सब लोग बात करते रहता, सबका आवाज़ सुनते रहते। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन, इसका मतलब डैम्पिंग ऑसिलेशन खराब बात नहीं है, हम लोग के लिए जीवनदायिनी की बात है। जिस दिन डैम्पिंग ऑसिलेशन ख़त्म हो गया उस दिन कहानी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया? ओके, अब लिखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डिफिनेशन।
A dielectric material made up of infinite number of dipoles. A dielectric material made up of infinite number of dipoles which can rotate about its own center, which can rotate about its own center but cannot translate. तो एवरीवन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, किससे बना हुआ है? चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, डाइपोल से बना हुआ है। बट वो कैसा डाइपोल है? जो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है बट ट्रांसलेट। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल ट्रांसलेट ही नहीं करेगा तो क्या करंट का डिफरेंस वहाँ पे होगा? तो क्या उसको कंडक्टर बोलेंगे? तो डाइपोल को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंडक्टर बोलेंगे या नॉन कंडक्टर जैसा इंसुलेटर के जैसा काम करेगा, राइट? तो जो मेरा डिफिनेशन था, अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए है मेरा डाइपोल, एग्री? आप बायो किनका है? सबका, बहुत लोग का बायो है। अमीबा का नाम सुने हैं ना? एक अमीबा को 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़कर एक न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही डाइपोल है। यस, देखिए इतना आसान क्वेश्चन का सब लोग आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो वैसे ही डाइपोल है, माइनस और प्लस। तो यहाँ से इसको यहाँ पे खींचना स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं। कैसे? तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रख देंगे तो इस पर किधर फोर्स लगाएगा? टुवर्ड्स राइट। इस पर किधर फोर्स लगाएगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस पर लेफ्ट और इस पर राइट। तो आप किसी चीज़ को ऐसे खींचते रहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते रहेगा, और बढ़ाते रहेंगे, और बढ़ते रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे डाइपोल ही टूट जाएगा और डाइपोल बिकम्स मोनोपोल। डाइपोल क्या बन जाएगा? और जब डाइपोल ब्रेक कर गया तो ये चार्ज पार्टिकल ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेगा। उसको आगे चल के बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। तो जहाँ भी रखा रहेगा वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जहाँ भी रखा रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। फॉर एग्जांपल जैसे एयर, तो एयर का जो भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक्चुअली डाइपोल है। क्योंकि एयर में तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी है, पोलर मॉलिक्यूल्स भी है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल डाइपोल मोमेंट रहेगा ना। डाइपोल का मतलब क्या? नेट डाइपोल मोमेंट। तो बहुत सारा ऐसा वायर है जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा करंट का वैल्यू जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना कि 25,000 का वायर जा रहा है, 1,25,000 का वायर जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा करंट जा रहा है। चार्ज का कहीं पे भी एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, या कहीं कहीं पे ऐसा थंडरिंग होता रहता है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल, इनॉर्मस चार्ज ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाता है। बट फिर भी हम लोग को बहुत कम शौक लगता है। वजह ये है कि एयर क्या है? नॉन कंडक्टर है। बट समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे कुछ हुआ, थोड़ा सा बिजली का झटका हमको लगा, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, करेक्ट। तो इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या लिखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए? पहला पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मेड अप ऑफ डाइपोल्स व्हिच कैन व्हाट? रोटेट अबाउट इट्स ओन सेंटर बट कैन नॉट ट्रांसलेट। इस पे यहां देखिए, मान लेते हैं कि मेरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना हुआ किससे रहेगा? डाइपोल से ना। तो डाइपोल कैसे रहेगा? तो सर डाइपोल अपने सेंटर के अबाउट आपने बोला रोटेट कर सकता है, तो रैंडम वे में रहेगा। क्या ऑर्डर में अरेंज रहेगा या रैंडम रहेगा? रैंडम रहेगा।
दिस इज द सिचुएशन ऑफ डाइपोल्स इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिएगा, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डाइपोल्स इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट, इसका मतलब है कि डाइपोल इन द, एक मिनट मैं लिखवा दूंगा। इसका मतलब है कि इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइपोल इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऑर्डर रहता है या रैंडम फैशन में रहता है? रैंडम है, राइट। अब लेट अस सपोज स्टूडेंट, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जाके डाल दिए। कौन सा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालते हैं तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अरेंज करना चाहता है, ये मैं बताया था आपको, राइट। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने डायरेक्शन में बजा मैक्सिमम वो रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल या स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, वो डाइपोल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट ये ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। क्यों क्या नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्वालिटी था। इसका मतलब जो अभी रैंडम फैशन में था वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करेगा? यहाँ देखिए सब लोग, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए तो ऑल ऑफ सडन इस पर एक टॉर्क लग गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कैसे करना स्टार्ट करेगा? ऐसे करना स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग ऑसिलेशन होगा और इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा। और रुक जाएगा किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाकर, समझे? इसलिए मैंने बोला था डैम्पिंग ऑसिलेशन। इसका मतलब है, जैसे आप बोल सकते थे ना सर वैसा ही क्यों हुआ, तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने डायरेक्शन में करना चाहेगा तो सबसे ऑन करते ही उस पर टॉर्क लगेगा भयानक वाला, राइट। और टॉर्क लगते ही क्या क्या ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एसएचएम करेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि थीटा कितना बड़ा है, पर अगर ऑसिलेट भी करेगा। बट यहाँ पे जो और भी मटेरियल है, डाइपोल के अलावा भी और भी मटेरियल है, कोई वैक्यूम तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? रेसिस्टेंस इसको फील होगा, डैम्पिंग होना स्टार्ट होगा, डैम्पिंग ऑसिलेशन करेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होते होते जीरो हो जाएगा और लास्टली इस तरीके का सिचुएशन नजर आएगा। इसका मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो एरो देता हूँ इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, समझ गए? डाइपोल के लिए जो पढ़ा रहे हैं वही कोर है। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, करवाऊंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ ऐसा चीज़ मैं भी नहीं ले सकता हूँ जिसमें कि बिना काम का हो, बट इतना शॉर्टकट भी नहीं ले सकते हैं कि काम ही ना हो। ये क्या रहा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? सारे डाइपोल्स को, जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जितना भी डाइपोल था सबको अपने डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया। यहाँ पे क्या था? पोलराइज था या रैंडम था? अब क्या किया? ऑर्डर में कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था? इस डाइपोल का निगेटिव और इस डाइपोल का पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर जीरो, यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव मिलकर जीरो, यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव मिलकर, बट यहाँ पे जीरो करने का चांस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या नज़र आएगा? यस, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे चार्ज का इंड्यूस चार्ज हो जाता है, चार्ज का इंडक्शन। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चार्ज का इंडक्शन होता क्यों है। अगर इसको मैं चाहता तो शॉर्टकट में ऐसे लिखवा देता कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे इन्फॉर्म हो या नॉन इन्फॉर्म हो, अगर डाल देते हैं इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले सरफेस पे पॉजिटिव और उसका पॉजिटिव वाले सरफेस में नेगेटिव, बट इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या था? माइनस क्यू ना डाइपोल का, बट इसको कोई काउंटर करेगा?
नहीं करेगा। दिखा दीजिए। इसका मतलब कहीं भी अगर डाइपोल को आप रखेंगे और अगर प्लस डाइपोल पे इंड्यूस चार्ज दिखाएंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए और यहाँ देखिए, ये अगर Q इंड्यूस्ड है तो इसको क्या बोलिएगा, और दोनों का अमाउंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और ए इंड्यूस्ड किसके वजह से हुआ है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल के लिए ये जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये है मेरा ई नॉट, मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ देखिए एवरीवन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर मैंने एक पॉइंट P लिया, राइट, और मुझे पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और मान लीजिए कि ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्लैब था, तो ये जो चार्ज रहेगा वो कोई लाइन पे रहेगा या पूरा प्लेन पे रहेगा? प्लेन पे रहेगा, राइट। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब प्लस ये जो चार्ज एपियर हुआ वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, बट ऑलवेज इंड्यूस्ड चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। नहीं, देखिए तो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर क्रिएट करेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। इस पॉइंट P पे निगेटिव चार्ज किस तरफ क्रिएट करेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों मिलकर क्या कर रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एक मैं बताऊंगा, एक मिनट रुकिए। इसका मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, वजह इंड्यूस चार्ज की वजह से। समझ गए? और ऐसा एक क्वेश्चन में करवाया भी था, अगर आप लोग को याद होगा तो, एक फ्लूइड मैकेनिक्स को मिलाकर एक मैं क्वेश्चन इलेक्ट्रोसेट का करवाया था। पूरा सेटअप को कहाँ डाल दिए हैं? किसी वाइल में डाल दिए हैं। और या ऐसा भी बोला होगा कि देखिए, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जनरली वैक्यूम में फोर्स का मैग्नीट्यूड ए होता है, राइट। बट इसी को कहीं दूसरे मीडियम में डाल देते हैं तो यहाँ पे ए लेते हैं। एक्चुअली ई आर क्या था? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उस मीडियम का, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। और क्यों कम हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा अनुमान तो वहाँ पे लग गया था। अब इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कम क्यों हो जाता है। एग्री? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो क्या बोल सकते हैं? ई नॉट आई अब प्लस ई इंड्यूस्ड माइनस आई, मतलब ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड आई। इज इट राइट? लिख लीजिए। अब लिखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखिएगा एवरीवन। देखिए, थ्योरी में समझा रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके, बट इसका रिजल्ट सबके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया ए है, अब बीच का सेपरेशन डी है, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। इसका मतलब इन द अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसका कैपेसिटेंस क्या होगा स्टूडेंट? तो सर एप्सिलॉन प्रूफ किए थे, एप्सिलॉन टू ए बाई डी। इज इट राइट? एप्सिलॉन टू ए बाई
डी। अब यहाँ पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैकेनिज्म समझते रहिएगा, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए है, राइट। तब सेम सेटअप, मतलब हम लोग गैप वगैरह को चेंज नहीं किए, जो सरफेस एरिया था उसको वही रहने दिए, सेपरेशन भी सेम रहने दिए, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें डाल दिया गया है। तो एक कंडक्टर है या इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर ना, नॉन कंडक्टर है, और इसके बीच में जनरली डायग्राम में देखिएगा कि इसके बीच में गैप नहीं दिखाया रहता है, बट एक्चुअल में इसके बीच में गैप रहता है, इसके बीच में एक गैप रहता है। पहले के ज़माने में VCR देखे हैं आप लोग, उससे पहले एक रेक्टेंगुलर टाइप का कैसेट आता था, राइट, उसको ऐसे डालते थे तो अंदर चला जाता था। यहाँ पे ऐसा ही हो सकता है, यार एक आपको सिलेबस का पार्ट है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और एसेशन भी कर सकता है और ऑसिलेशन भी कर सकता है। और जैसे ही थोड़ा सा भी यहाँ रखिएगा ना तो कैपेसिटर इसको खींच लेता है अपने अंदर। तो हम लोग को पढ़ना है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ड्यू टू कैपेसिटर, ओके। तो इसके बीच में थोड़ा गैप है, तो यहाँ पे एक्चुअल में सर कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बट निकालने का एक तरीका तो है, ठीक है, ये हम लोग जान गए हैं, बट अभी तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग जाने हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके बीच में शॉर्ट सर्किट भी नहीं रहेगा अगर चार्ज डालेंगे तो। वजह क्यों, एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। तो यहाँ पे निकालने का तरीका क्या रहेगा, Q, और यहाँ पे क्या रहेगा एवरीवन, माइनस Q। यहाँ तक आ जाइए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक कैपेसिटर का प्लेट अंदर के पॉइंट के लिए बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेन। वजह सर इसके बीच में बहुत कम गैप होता है। कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर का प्लेट बिहेव लाइक व्हाट, इनफाइनाइट प्लेन। वजह किसी भी प्लेन, फाइनाइट प्लेन के बहुत क्लोज चले जाइएगा तो दैट फाइनाइट प्लेन ऑल्सो बिहेव लाइक व्हाट, उस इनफाइनाइट प्लेन का रिजल्ट देता है। एग्री, ओके। तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q है, तो भाई एक कैपेसिटर जो भी यहाँ पे एक एक पॉइंट बोलते रहेंगे वो आपसे पूछा जाएगा HCV के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, या कहीं भी। तो बोलिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर के, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसके बीच में ज़्यादा गैप रखता हूँ, हालांकि इतना गैप रहता नहीं है, पर एग्जैक्टली सेम साइज का डाल यहाँ पे करेंगे तो, बट फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे इस पे जो चार्ज का डेंसिटी रहेगा उसको मैं सिग्मा नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है एवरीवन। तो ये जो कैपेसिटर का प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इसका मतलब मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, और इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है एवरीवन, सर सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आई, इज इट राइट। बट इसके वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यस निगेटिव, राइट। किस वजह से सर, ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस चार्ज। अंदर में जितना भी रैंडम फैशन में अरेंज था वो अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर फैशन में अरेंज हो जाएगा। अब पूरा डाइपोल किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, तो अब बताइए, और अगर यहाँ पे Q रहेगा स्मॉल q, तो यहाँ पे क्या रहेगा एवरीवन, माइनस स्मॉल q। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये मैंने एक पॉइंट P लिया। अब मुझे क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब दो चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ पे Q मैंने चार्ज को कांस्टेंट रखा, राइट, और तब पॉइंट P पे, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉइंट P पे। इस केस में दो डायग्राम है आपके पास, एक डायग्राम फिगर फर्स्ट है और एक डायग्राम फिगर
सेकेंड है, दोनों में मैंने कैपेसिटर के प्लेट पे Q और माइनस Q डाला, यहाँ भी Q माइनस Q, यहाँ भी Q माइनस, चार्ज का अमाउंट को मैं सेम रखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, कैसे जीरो होगा भाई बताइए तो, यहाँ पे जीरो कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, इज इट राइट? टुवर्ड्स राइट, एग्री? बट यहाँ पे कितना होगा, नहीं लगता कि E नोट माइनस E इंड्यूस करेंगे, या दोबारा प्रूफ करना पड़ेगा? E नोट प्लस E इंड्यूस्ड या E नोट माइनस E इंड्यूस्ड? यस, इसका वैल्यू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट I, और इसका वैल्यू सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस्ड किसका ले रहे हैं? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसका एरिया, इस कैपेसिटर प्लेट का एरिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया डिफरेंट रहे। अगर एग्जैक्टली सेम साइज का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, ये कुछ ऐसा सोचिए कि रेक्टेंगुलर शेप का बर्फ का सिल्ली दो प्लेट के बीच में डाल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे इसका एरिया तो सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका, इस प्लेट का, इस सरफेस का, ये मैंने जहाँ पे एरो दिया, दिस इज व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अगर यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस प्लस सिग्मा इंड्यूस रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों को जोड़कर नहीं लगता कि वैल्यू ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे? सिग्मा इंड्यूस्ड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या काम किया? जैसे कैपेसिटर के दो प्लेट के लिए काम किया, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों सरफेस के लिए काम कर दिया। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का दोनों सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है या सेम डायरेक्शन? सेम, तो दोनों जुड़ जाएगा। और किसका रिजल्ट? इनफाइनाइट प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका इनफाइनाइट प्लेन, ये भी किसका? इनफाइनाइट प्लेन। ऑनलाइन स्टूडेंट ये बात समझ पाए मैंने जो लिख दिया वहाँ पे? नहीं समझे दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मुझे रिजल्ट बताइए, इनफाइनाइट प्लेन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेबरहुड के पॉइंट पे क्या होता है? क्या? सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है या सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन होता है? तो सॉरी, यहाँ इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन, और इसके वजह से भी क्या होगा, सिग्मा बाई, इसकी वजह से डायरेक्शन किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन। तो दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट ना? ओके, इसको लिख लीजिए। अब खुद ऑब्जर्व कीजिए, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे ही कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ या कम हो गया? जो ओरिजिनल कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ था उतना ही रहा या उसके रिस्पेक्ट में कम हो गया? और किसने कम किया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने। कैसे? चार्ज का इंड्यूस करके। बट इंड्यूस किसने किया? कभी कभी होता है ना कि जैसा बोइएगा वैसा ही पाइएगा, राइट? कुआं खोद रहे हैं तो आप ही को नुकसान हुआ, आपने इसको ऑर्डर कर दिया, राइट? तो आप ही को नुकसान कर दिया, आपके स्ट्रेंथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया। एग्री? चलिए, और सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है कैपेसिटेंस निकालने का? सबसे फंडामेंटल तरीका कैपेसिटेंस निकालने का मैं यही बोला था कि देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बट उसको निकालने का तरीका क्या था? निकालने का तरीका था कि Q बाई वी ए माइनस वी बी, राइट? तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या लिखेंगे? यहाँ देखिएगा, आपने कैपेसिटर पे कितना चार्ज दिया है वही चार्ज पकड़ना है, Q, और डिवाइडेड बाई, इसको M मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, वी ए माइनस वी बी। और क्या आपको एक फार्मूला पता है, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, और एक फार्मूला ये भी होता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, याद है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं, बाय इंटीग्रेट करेंगे तो ये को बाहर निकाल लेंगे, राइट? तो इसमें यहाँ इस हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो क्या इसके बीच में डायरेक्ट वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए
क्या हम लोग ए लिख सकते हैं डायरेक्टली माइनस ई डॉट डेल्टा आर, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए ना, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए से बी या बी से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तब डेल्टा आर समझ में आएगा कि डेल्टा आर इधर से इधर लेना है या इधर से इधर लेना है, अदरवाइज पता ही नहीं चल पाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ, बी से ए, और इस केस में माइनस ई को बाहर ले लीजिए विथ डॉट फंक्शन के साथ डी आर बी से ए। चल जल्दी से वैल्यू बताइए तो आप लोग, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कौन सा ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों होगा, वो आपको आंसर देना है कि क्यों लेफ्ट होगा, सोच नहीं सोच समझ पाए क्यों हुआ था। देखिए इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर था, टुवर्ड्स लेफ्ट, किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अवे होता है और इसके वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट ही था। दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपोज किया था या सपोर्ट कर रहा था, इसे जोड़ दिया, ठीक है। ओके एवरीवन, तो कितना वैल्यू आया, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बट आप कहाँ से कहाँ तक गए हैं, बी से है ना, तो डेल्टा का डायरेक्शन ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब ई, और यहाँ पे जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई और डॉट आर, कहाँ से, आर बी से आर ए, तो आर ए माइनस आर बी कीजिएगा तो आर ए बी, आर ए माइनस आर बी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर ए बी। इसका मतलब आपका डेल ए है मेरा बी और ए है ए, तो ए क्या रहेगा, आर ए बी ना, एग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 180, तब इन दोनों का डॉट लेंगे, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, तो माइनस ई का मैग्नीट्यूड, बोलते रहिए, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, और कॉस हाउ मच, 180, और कॉस 180 -1, और -1 बिकम्स प्लस, ये होना भी चाहिए था, ये प्लस तो आना ही पड़ेगा, ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल। बाद में प्रूफ कर देंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चार्ज के वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उससे कभी भी इंड्यूस चार्ज का वैल्यू बड़ा नहीं होगा। कभी आपके दिमाग में आ सकता था कि सर अगर ये बड़ा हो गया तो यही बड़ा हो गया, तो
तो ये हुआ किसकी वजह से है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे फार्मूला से प्रूफ कर देंगे कि इससे बड़ा कभी नहीं रहेगा। एग्री? एनीवे, तो कितना वैल्यू हो गया स्टूडेंट? तो सर वैल्यू हो गया, बोलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और डी, सॉरी ई डी, बट ए ई डी कितना था? ए डी था ई नोट माइनस ए इंड्यूस्ड, राइट, इंटू डी। एग्री? यहाँ तक सब लोग आ जाए। इसको हटाएं एवरीवन। यहाँ देखिए, ये है कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए, दिस इज द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और सी नोट है, उसके लिए भी सेम कर सकते हैं, आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना है। सी नोट है कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इज राइट? बट दोनों केस में लिखना तो ही पड़ेगा ना, वी ए माइनस वी वी। एग्री? ऑब्जर्व कीजिए तो एक कब का इक्वेशन है? सी नोट मैंने किसके लिए यूज किया था? इन द एब्सेंस। और सी किसके लिए यूज कर रहा हूं? तो यहाँ पे वी ए माइनस सी नोट इक्वल टू क्यू बाई वी ए माइनस वी वी इक्वल टू क्या डायरेक्टली ई नोट इंटू डी लिख सकते हैं? उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ई नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ था। और सी के लिए क्या यूज करेंगे? क्यू बाई, बोलते रहे भाई सर, ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड इंटू व्हाट? डी। कौन सा वैल्यू बड़ा है? सी बड़ा है। ध्यान से देखिए, सी नोट बड़ा है। यही तो क्वालिटी था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, राइट? तो सी बाई सी नोट कितना हुआ? सी बाई सी नोट इक्वल टू व्हाट? सी बाई सी नोट करें, जो जो कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल कीजिए, तो क्या बचा? ई नोट बाई ई नोट माइनस इंड्यूस्ड। और ये सब काम कर कौन रहे थे? फैराडे। ये काम कर रहे थे फैराडे, और उन्होंने लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया इस पे। और यहाँ देखिए, तो सर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा था? तो एक्चुअल में हो सकता है ना कि कभी Q इक्वल टू कैपिटल, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, कभी कैपिटल Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम ले रहे होंगे, कभी 2 माइक्रोकूलम, और हर टाइम पर उन्होंने देखा कि रेशियो सेम ही आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो एक्चुअल में इसी रेशियो को उन्होंने क्या बोल दिया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। इसी रेशियो को उन्होंने क्या नाम दिया? इसका मतलब है कि कोई भी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आने से जितना टाइम से इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज तो बोलेंगे नहीं, जितना टाइम से इंक्रीज हो जाता है उसी रेशियो, उसी वैल्यू को जितना टाइम से इंक्रीज हो गया, मानते सी बाई सी नोट का वैल्यू 2 आ गया, तो इस केस के लिए, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए और इस कैपेसिटर के लिए ऑलवेज सी बाई सी नोट इक्वल 2 ही रहेगा, चाहे आप कैपिटल क्यू का वैल्यू चेंज करें या चेंज ना करें, बिकॉज कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तो चार्ज को चेंज भी करेंगे तो फर्क, तो ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक मिनट रुकिए, जिसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसी का नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द, एक लाइन लिखिए आप। दिस इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट, this equation clearly indicate that the introduction of dielectric material, this equation clearly indicate that the introduction of dielectric material increases the capacitance of capacitor, increases the capacitance of capacitor, comma,
Faraday elaborate a series of experiment. Faraday elaborate a series of experiment and demonstrate that this ratio did not depend on upon nature of capacitor used. नेचर ऑफ कैपेसिटर यूज्ड, इसका मतलब मैं दिखाया हूँ पैरेलल प्लेट के लिए, बट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी वैलिड हो जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी वैलिड हो जाएगा. देखिए, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कैपेसिटर यूज्ड. इट माइट बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर और एनी आर्बिट्ररी शेप ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. दिस रेशियो इंटायरली डिपेंड्स ऑन, इसमें कंटिन्यू कर लीजिए, एक और पॉइंट बना लीजिए. दिस रेशियो इंटायरली डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम and its physical condition. This ratio entirely depends upon dielectric material and its physical condition. ये जो रेशियो है हैविंग सम डायमेंशन या डायमेंशन लेस. सर ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट रहेगा, नीचे भी खत्म हो जाएगा ना. दिस डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज नोन एज, कौन सा, इस रेशियो को मैं बोल रहा हूं, दिस डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज नोन एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. दिस डायमेंशन लेस रेशियो इज नोन एज स्पेसिफिक इंडक्टिव capacity, which is also known as dielectric constant of material. Dielectric constant of dielectric material. इसी का दूसरा नाम क्या हो गया एवरीवन? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. विच इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. समझ गए? विच इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. तो यहाँ से एक बात तो पक्का बोल सकते हैं कि सर ए रेशियो कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा. क्या लग रहा है कि 1 से छोटा होने का चांस है? वह ऑलवेज क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा. ठीक है. इसका मतलब है कि इसको कहीं कहीं पे के से भी इंडिकेट करते हैं या ई आर से भी, और ये ऑलवेज क्या रहेगा, 1 से बड़ा है. और किसके रेशियो को, सी नॉट बाई सी का रेशियो को बोला गया है या सी बाई सी नॉट? उल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं सर लेस देन 1 हो जाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड डिवाइडेड बाई इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. हाँ, इट्स फिजिकल कंडीशन. फिजिकल कंडीशन इन द सेंस है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, कम है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. बिकॉज ऑयल किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में ना. ऑयल किस फॉर्म में है, वाटर. वो भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, बट उसी का लिक्विड फॉर्म में वाटर रहेगा और आइस में रहेगा, तो थोड़ा तो जरूर वैल्यू चेंज होगा. दैट्स भाई. ओके एवरीवन, यहाँ देखिए सब लोग, के इक्वल टू सी बाई सी नॉट ना, भूल जाइएगा, शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा. एक क्या है ऊपर वाला, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ये क्या है? अब इसका मैं बहुत बड़ा यूज़ करूँगा. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रेजेंस में मुझे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना रहेगा.
इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, तो इन द एब्सेंस ऑफ निकाल लेंगे और उसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ सी नोट निकाल लेंगे और सी के लिए के सी नोट कर देंगे, समझे। अब इतना भी आसान नहीं रहेगा बच्चा टाइप, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आ गया। तो सर कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तब क्या कीजिएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि जैसे सी इक्विवेलेंट होता है ना, वैसे ही के इक्विवेलेंट भी होता है। मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कैसे हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में पैरेलल में कुछ कॉम्प्लिकेटेड निकालते हैं, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी हम लोग पैरेलल और सीरीज में दिखा सकते हैं। तो उस केस में फॉर एग्जांपल है, यहाँ देखिए, इसको लिखना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ऐसे सजाकर 2 स्लैब डाल दिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, एक का K1 एक का K2। अब तब पूछा गया है K1 K2 पैरेलल में है या सीरीज में है। K1 K2 पैरेलल में या सीरीज में, पैरेलल। एक कैपेसिटर का प्लेट है, राइट। यहाँ पे जब Q देंगे और यहाँ पे माइनस Q देंगे और एक कंडक्टर सारी की पोटेंशियल, तो A B M N इस रास्ते से आइएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और इस रास्ते से जो आइएगा तब पोटेंशियल डिफरेंट या सेम। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू जब जाएंगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और इसके थ्रू जाएंगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। एग्री। इसका मतलब है, और इसका हायर पोटेंशियल और इसका हायर पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल, और इसका लोअर पोटेंशियल और इसका लोअर पोटेंशियल जिस सामने का कॉमन पोटेंशियल। एक इसका क्वालिटी था, इस पर भी इसको ड्रॉ नहीं करना है, मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे सर K1 है K2 है, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे, इन दोनों के बदले एक इक्विवेलेंट के लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा। तो जैसे C इक्वल टू के सी नोट लिखे वैसे ही C इक्विवेलेंट इक्वल टू उस केस में K इक्विवेलेंट सी नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। C इक्वल टू के इक्विवेलेंट सी नोट लिखिए यहाँ पे। यहाँ तक नीट का लेवल रहेगा। ओके एवरीवन, तो क्या C बाई सी नोट के बदले अब हम लोग K यूज कर सकते हैं, K आई ER। ओके, तो K इक्वल टू कितना था, जल्दी से बोलते रहिएगा। ये तो लिख सकते हैं। ओके, एक और चीज़ देखिए, और K का नाम ही तो ER है भाई, K का नाम ही क्या है, ER है, राइट। E नॉट और डिवाइडेड बाई, इसको बोल सकते हैं E नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट। और E नॉट क्या है, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ, लिख लीजिए। मैं E किसके बदले यूज कर रहा हूँ वो देखिएगा। तो जो बच्चे घर से क्लास कर रहे हैं वो 5G में कर रहे हैं, और जो रूम में बैठे हुए हैं अभी वो 20G में हैं। तो कम टू कैटलिस्ट ऑफिस, ओके। नहीं लगता कि क्लास में सामने बैठे क्लास कर रहे हैं तो मज़ा आ गया, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहेगा कि अच्छा हाँ पढ़ा रहे हैं किसी को। सोचो कि 2 साल से बेंच और चेयर को पढ़ा रहे थे सिर्फ। हम लोग का हिम्मत का दाद दीजिए, पेशेंस का टीचर का। पहले किसी को बोलते रहता था कि मुझे यूट्यूब पे मेरा इंटरव्यू डेट डाल दीजिए ना, आता ही नहीं था। आज सुबह शाम तक वही काम करते रहते हैं, राइट, पता ही नहीं था। तो वहाँ से एक कहावत तो यथार्थ हो गया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह ही है ना। तो इतना सारे चीज़, अब कम से कम इतना तो पता चल गया कि यूट्यूब क्या है, सब कुछ वहाँ पे समझ में आ गया। और सबसे बढ़िया बात, मेरा सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, ईयर में है, सारा लेक्चर है यूट्यूब पे है, तो ईयर में है। बुढ़ापे में भी देख सकते हैं, मैं ऐसे पढ़ा रहा था, बहुत बड़ा बात है ये। अदरवाइज इतना पेशेंस रहता कि बैठ के रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डिंग ही रहेगा। अभी क्या है, बिल्कुल रियल एक्टिंग हो रहा है। चाहकर भी एक्टिंग कर पाएंगे आपके सामने, नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ाना है जिस तरीके से बोलना है तो रियल हो रहा है।
चलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये क्या है, यस। तो भाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा वो तो देखिए, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना टाइम से डिक्रीज करता है उसके मैग्नीट्यूड को, के टाइम्स से। समझ गए, यहाँ से प्रूफ हो गया। दिस इज द रीजन, जैसे हम लोग जनरली फार्मूला कहीं पर शॉर्ट नोट्स वगैरह में देख लेते हैं ना, उसको यूज करते रहते हैं कि भाई वैक्यूम में दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जैसे ये फार्मूला कितना हम लोग रटे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम में या उतना छोड़िए, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वैक्यूम है, एग्री, और यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वैल्यू क्या है, K2 है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे निकालना रहेगा और डिस्टेंस है R1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो सर सिंपली जस्ट लाइक दिस R1 अगर Q पॉजिटिव है तो, लेकिन अगर यहाँ पे B पे निकालना रहेगा एवरीवन, तब क्या लिखिएगा सर, ऐसे तो लिखते क्या, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सॉरी ये ले लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ऐसे लिखते क्या, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, बट अब क्या लिखेंगे, इन द यस K1 से डिवाइड कर देंगे, किसका, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सर इसका क्या होगा वो छोड़ दीजिए, जहाँ पे रहिएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है वहाँ से, राइट, तो वैल्यू क्या हो जाएगा K1। ऐसी को हम लोग क्या पढ़ते ER1, समझ गए। अगर यहाँ पे निकालना रहेगा इसका यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं ये चीज़। अगर यहाँ पे R3 अगर C है तो इसी Q के वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप हैं उसी का कांस्टेंट को उससे डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, Q बाई 4 पाई नॉट, ऐसे लिखते हैं R3, अब किससे डिवाइड करेंगे, K2 से डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअली मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, इसका यूज़ कर रहे हैं, एग्री है ना, समझे। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा, ये आ सकता है मेडिकल में, लिख लीजिए। मतलब इस फार्मूला का इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। इस फार्मूला से हमने क्या सीखा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने कितना टाइम से कम कर देता है, स्ट्रेन को ज़्यादा करता है या कम कर देता है, कम कर देता है। इसको हटाए एवरीवन। चलिए फिर से यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखते रहिएगा और कहीं पे मिस्टेक होगा तो बताइएगा। करेक्ट है एवरीवन, तो K इक्वल टू राइट, तो यहाँ से क्या सिग्मा इंड्यूस निकाल सकते हैं, सिग्मा इंड्यूस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नॉट एन के, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, आया हुआ है ऑलरेडी। कितना होगा, यस इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है, 1 - 1 बाई के। यहाँ देखिए के का वैल्यू 1 से छोटा तो होगा नहीं, अगर 1 से छोटा होता तो ये ब्रैकेट निगेटिव होने का चांस भी था, बट मैंने क्या बताया था कि के का वैल्यू ऑलवेज क्या 1 से, तो ये वैल्यू क्या रहेगा, अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा है
तो 1 बाई क्या रहेगा, 1 से छोटा, बट इसको 1 में से 1 से छोटा वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा बट 1 से कम रहेगा, वैल्यू पॉजिटिव रहेगा लेकिन 1 से। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, या यहाँ से प्रूफ हो गया कि सिग्मा इंड्यूस्ड का वैल्यू सिग्मा नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिग्मा इंड्यूस्ड क्या सिग्मा नॉट से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, छोटा रहेगा। ऐसे भी देख लीजिए ना भाई, सिग्मा इंड्यूस्ड बाई सिग्मा नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के, दिस वैल्यू लेस देन कितना 1। तो क्या यहाँ से प्रूफ हो गया कि इंड्यूस चार्ज का डेंसिटी ऑलवेज एक्सटर्नल जो है उससे ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, कम रहेगा। यहाँ से प्रूफ हो गया है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाँ आएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। जब कंडक्टर ही हो गया तो उसको भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या बोले थे, नॉन कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए मैंने क्या बोला था, नॉन कंडक्टर। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस केस में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है, घबराओ नहीं भाई, पूछते तो बोला करो, तुम घबरा जाते हो। अब सोचना इसमें क्यों हो जाता है, कुछ तो रीजन रहता होगा। एक्चुअली 2 कैपेसिटर का प्लेट है और इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, इसकी वजह पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना। तो Q बाई जब ए निकालिएगा VA माइनस VB, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तभी उस पर 1/1 आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है, ओके। तो सिग्मा इंड्यूस्ड के लिए क्या लिख सकते हैं, Q इंड्यूस्ड बाई A, जो हम लोग थ्योरी लेके चल रहे थे, Q इंड्यूस्ड बाई A, कैपेसिटर वाला थ्योरी से चल रहे हैं। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, Q बाई A 1 माइनस 1 बाई के, A और A कैंसिल। अब बताए थे ना कि थ्योरी डेवलप किए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, बट दूसरे जगह के लिए भी वैलिड हो जाएगा। तो Q इंड्यूस्ड कितना हो गया, Q 1 माइनस 1 बाई के। ये भी पूछा जाएगा व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। अब तो अगर K का वैल्यू पता रहेगा तो इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बता पाएंगे, बता सकते हैं ना निकाल कर। हो गया यहाँ तक। इसको हटाएं एवरीवन। ओके एक प्रॉब्लम बनाइए। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ, क्वेश्चन लिखिए तो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर as shown in figure. Find the capacitance of isolated conductor, ब्रैकेट लिखेगा, of a spherical shape, of a spherical shape whose radius is r1, full stop. It is surrounded by an adjacent dielectric layer. It is surrounded by an adjacent dielectric layer of dielectric constant ER. डाइलेक्ट्रिक लेयर, ये मैं डायग्राम ही बनाता हूँ। देखिए ये मेरा स्फेरिकल एक कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है R1, और ऊपर से इसका एक लेयर चढ़ाया गया और जिसका यहाँ से आउटर रेडियस क्या है
तो R1 से R2 तक ये जो जगह है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कोटिंग किया गया है, राइट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ER है। देन फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। एक मिनट, इज इट कैपेसिटर? एक कैपेसिटर नहीं है भाई, कैपेसिटर के लिए 2 मेटल का प्लेट चाहिए, राइट। इसलिए मैंने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोला है या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोला है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर भी तो पढ़ा चुका हूँ। क्या था कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का फार्मूला निकालने का तरीका, Q/V। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर का फार्मूला था Q/V। Q क्या था, उस पर हम लोग चार्ज डालते थे Q। अभी क्या था, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ। और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या था, Q/V। बट वहाँ पे भी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, राइट। दोनों में फार्मूला लुक्स लाइक सेम बट दोनों में डिफरेंस है। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब एक ही कंडक्टर का बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या डिफरेंस लेंगे या उसका पोटेंशियल लेंगे, पोटेंशियल लेंगे। इस पर क्वेश्चन भी तो करवाए हुए हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं उनको 5 स्टार। नहीं बोल रहा कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। तो डायग्राम बनाने का तरीका फंडामेंटल जिसको जब टीचर पढ़ाते हैं बार बार बीट कर रहे हैं उसको पकड़ के रखना। तो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, कंडक्टर पे क्यू चार्ज डालना है, कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना है। क्या आपने कंडक्टर का पोटेंशियल क्यू चार्ज डाल के निकाला, नहीं निकाला होगा।
कोई बात नहीं। देखिए एटलीस्ट इतना देर आपने दिमाग तो दौड़ाया। देखिए नीट वाले बच्चे, एक क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको, इस बात से कॉन्फिडेंस में आ जाइए। और एडवांस वाले बच्चे एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है यूरो का। एक थोड़ा सा डेमो दे दिए थे। लेकिन फिर भी एक देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन इस टाइप का रेफरेंस लेता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ पर टफ ले रहा हूँ जानबूझ के। थ्योरी मुझे कुछ क्लियर कर रहा था कि उस थ्योरी का जो मैंने पढ़ाया उसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता था। तो फॉर एग्जांपल सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है, देखिए मैं जानबूझ के इसके बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को समझा सकूँ आपको। तब वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने में आसानी होगा। देखिए क्यू किस पे देते हैं, तरीका क्या था, कंडक्टर पे देंगे। सब लोग समझिएगा, एवरीवन। इस क्यू के वजह से अब मैं सिर्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैंने यहाँ से सिर्फ इस पार्ट को दिखाया, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दिखाना चाहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं लगता है कि एक हॉलो, बिल्कुल हॉलो स्फीयर जैसा नजर आएगा, जिसका इनर और आउटर सरफेस है। और अगर मेरा क्यू पॉजिटिव है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, तो उसके वजह से इस सरफेस पे जो माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और यहाँ पे कितना होगा, एग्री हो गए। ऐसा ही तो सिखाया गया था। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और यहाँ पे क्या रहेगा एवरीवन, प्लस क्यू इंड्यूस्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का पोलराइजेशन क्या कहते हैं, चार्ज का इंडक्शन करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे, इज राइट। और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे चार्ज का इंडक्शन किस तरीके से करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले सरफेस पे पॉजिटिव और उसके जस्ट अपोजिट वाले सरफेस पे निगेटिव। और अब तो हम लोग क्यू इंड्यूस्ड निकाल भी सकते हैं, फार्मूला भी दिए ना कैलकुलेट करके। क्यू इंड्यूस्ड का कितना वैल्यू सर, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई ई आर। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यही हो जाएगा कि अगर कंडक्टर पे कैपिटल क्यू चार्ज दिए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसका इनर सरफेस या आउटर सरफेस पे मैग्नीट्यूड बाई कितना क्यू इंड्यूस्ड होगा, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई आर। यहाँ तक आ गए। अब टास्क क्या था सर, आपने पढ़ाया था कि किसी भी कंडक्टर का, तो अभी तक जो अब मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के चारों तरफ कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब मटेरियल नहीं था, वैक्यूम है, राइट। लेकिन अब तो सी के लिए क्या लिखिएगा, क्यू बाई भी। तो अभी भी मैंने क्यू दिया है, बट भी के लिए अब यहाँ पे कंडक्टर का पोटेंशियल सिर्फ कैपिटल क्यू की वजह से रहेगा या कैपिटल क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन तीनों का कंबाइंड रिजल्ट, तीनों का कंबाइंड रिजल्ट लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही काम करेंगे ना, राइट। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। देखिए तो मैंने सही लिखा, हाँ ना बोलते रहिएगा। और इसके वजह से माइनस क्यू की वजह से कितना सर, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्या इतना लिख सकते हैं। अब प्लस क्यू की वजह से, अब ये फार्मूला अभी पढ़ाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा चुके हैं। हॉलो स्फीयर के वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से चार्ज का इन अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट का फार्मूला तो यही था ना। चलिए सब में कॉमन क्या ले सकते हैं, इसको हटाएं, इस डायग्राम को हटाएं एवरीवन। बट क्या मैंने इस फार्मूला से डिविएट किया, इसी फार्मूला को पकड़ के रखे हैं। तो कितना हो जाएगा, बोलिए, वैल्यू पुट कीजिए।
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस 1 बाई ई आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस क्यू इंटू 1 बाई ई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखते हो मैंने सही लिखा, ठीक है, करेक्ट। चलिए उसको भी के बदले वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो C इक्वल टू क्यू बाई, जो भी इसमें कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन को बाहर निकालिए। क्या क्यू बाई 4 पाई बाहर निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे क्या बचेगा इसमें सर 1 बाई R1, इसमें क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई दिस 1 बाई R1, इज इट राइट? और इसमें क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई ई आर बाई R2। क्यू से क्यू कैंसिल, बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा एलसीएम निकाल कर, हो जाएगा। इसका जब फाइनल रिजल्ट आएगा वही इसका कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्यू तो ऐसे भी लास्ट में कैंसिल हो गया, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और ई आर। ऐसे जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी मिला लीजिएगा। अब इसके बाद तो भाई मैथमेटिक्स है ना, एलसीएम तो लेने आता ही है सबको, राइट। कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर R1 R2 और डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 अब प्लस ई आर R1। ये आंसर आएगा फाइनली, कैलकुलेट कर लीजिएगा, सीधा आंसर। एक कैपेसिटर था ही नहीं, कैपेसिटर है आइसोलेटेड कंडक्टर है, और वहाँ पे जो निकाले थे आइसोलेटेड कंडक्टर का उसके चारों तो वैक्यूम वाला था 4 पाई एप्सिलॉन R, राइट। बट यहाँ पे उस कैपेसिटर के जैसा माहौल तुम्हारे साथ मतलब करते हैं कि जहाँ पे हम लोग हैं उसके चारों तरफ जैसा माहौल रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा डिपेंड करेगा कैपेसिटी काम करने का। मैं काम करना चाह रहा हूँ, सुबह शाम तो कोई गाली दे रहा है, राइट। आप बहुत ख़राब हो, नहीं काम कर रहे हो, तो क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिले, प्रैक्टिकल बात है ना। आप मैं पढ़ भी रहे हैं सुबह शाम तक और पेरेंट्स आए 2 गाली सुना के चले गए, क्या पढ़ते नहीं हो, बेकार आदमी हो। तो डीमोटिवेशन हम लोग टीचर क्या करते हैं, जो नहीं भी करने वाला बच्चा है, नहीं आप कर सकते हैं, कम से कम उसको 2% तो खुशी हुआ, हो सकता है उसी मोटिवेशन से पढ़ना स्टार्ट कर दे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑलवेज कंपटीशन कर लेगा, नॉलेज भी तो कोई चीज़ होती है। जैसे जैसा माहौल रहेगा तो वहाँ पे सीखे थे क्या, सराउंडिंग कंडक्टर सराउंडिंग वैक्यूम था, अब यहाँ पे कंडक्टर के साथ तो क्या है, डायरेक्टिव मटेरियल का स्लैब लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। और लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्यू बाई वी किया हूँ, तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो भी तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा। जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो पोटेंशियल क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ डोव, नहीं दिमाग घुमा देता है। इनिशियली में लग रहा था बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आगे बढ़े तो पता चला अच्छा क्या, और ये फार्मूला का यूज आ गया। ये फार्मूला का एडवांटेज मतलब इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए प्रॉब्लम दिया था। इस फार्मूला अगर नहीं रहता तो हम लोग डिराइव करते तो बहुत टाइम लग जाता। अभी रेडीमेड फार्मूला था हाथ में, तो एक्चुअली कुछ जो प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम वर्कआउट प्रॉब्लम बनाते हैं, तो वर्कआउट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना खराब बात नहीं होता है, बट प्रोवाइडेड कि आप उससे सीखते हैं। हम लोग भी क्या किए, आप मेरा सॉल्यूशन को कॉपी किए हैं, बट ये प्रॉब्लम लेके क्यों लिया गया, दिमाग खोलने के लिए। अच्छा अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, इस तरीके का हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगला 2 क्लास से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चलते रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और क्लास कीजिएगा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और यहाँ पे आकर कीजिएगा तो और भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। तब तक अगर आप, अच्छा 1 मिनट